सेक्शन 17 सूट और एप्लीकेशन के लिए है। सेक्शन 17 के लिए दो टर्म समझने होंगे, एक फ्रॉड और दूसरा है मिस्टेक। फ्रॉड को क्रिमिनल लॉ में भी रेफ़र किया जाता है और सिविल लॉ में भी, लेकिन अब के लिए सिविल ही देखना है क्योंकि सेक्शन 17 सूट और एप्लीकेशन को रेफ़र करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिमिनल अपील जो 1993 SCR वॉल्यूम 2 पेज 311 में रिपोर्टेड है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर बुद्धिकोटा सुब्बाराव में फ्रॉड के बारे में बताया है। इसमें कहा गया है कि फ्रॉड के लिए एक गलत झूठा दर्शन दिया जाना चाहिए किसी विषय के बारे में, ये जानते हुए कि वो झूठ है, इस हेतु से कि दूसरा अपना हानि करवाए और जो दर्शा रहा है उसको फ़ायदा हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 17 के बारे में भी बताया गया है। लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 17 के लिए सूट या एप्लीकेशन का आधार फ्रॉड या मिस्टेक होना ही चाहिए। सेक्शन 17(1)(a) के हिसाब से अगर ए ने बी के साथ कोई फ्रॉड किया हो, सेक्शन 17(1)(b) के हिसाब से अगर 10 नंबर घर मेरा है और तुम भी उसको खरीद लो मुझे पता है ये घर मेरा नहीं है, लेकिन मैं ये बात बी से छुपाऊंगा, तो ये छुपाई बात पे बी कोई सूट या एप्लीकेशन फाइल करे, ये विषय कवर्ड है सेक्शन 17(1)(b) में। 17(1)(c) के हिसाब से कोई गलती हुई हो और उस गलती के नतीजे से छुटकारा के लिए सूट या एप्लीकेशन फाइल किया हो तो वो कवर्ड है। सेक्शन 17(1)(d) के हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट हो जिससे एक्स का अधिकार साबित हो लेकिन वो डॉक्यूमेंट एक्स से छुपाया गया हो तो वो कवर्ड है। तो इन केसेस में जब तक सेक्शन 17(1)(a) के केस में बी को, सेक्शन 17(1)(b) के केस में बी को फ्रॉड का पता चले, 17(1)(c) के केस में जब तक गलती का पता चले और 17(1)(d) के लिए एक्स को ऐसे डॉक्यूमेंट को खुले में लाने का मौका मिलने तक का टाइम नहीं गिना जाएगा या मिस्टेक का पता चलने तक का टाइम नहीं गिना जाएगा लिमिटेशन के लिए, क्योंकि अपने ही हित के विषय जाने बिना कैसे सूट या एप्लीकेशन फाइल करेगा कोई। एक व्यक्ति के बारे में बार बार उल्लेख आता है लॉ में, उसका नाम है रीजनेबल मैन। ये एक ऐसा आदमी है जो अपने विवेक और दिमाग का इस्तेमाल करके वास्तविकता में काम करता है। इसका डेफिनेशन नहीं है कहीं और किसी को खुद ये नहीं बनना है, लेकिन सामने वाला हमेशा ऐसा होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा होती है। सेक्शन 17 में ऐसा है कि इंसान को रीजनेबल कर्मठता से पता चले ऐसे फ्रॉड या मिस्टेक के बारे में या पता करने का मौका हो, तब तक का टाइम नहीं गिना जाएगा। अब ये डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट के लिए पॉइंट है दिखाना कि प्लेंटिफ या एप्लीकेंट को रीजनेबल डिलीजेंस से फ्रॉड या मिस्टेक के बारे में पहले ही पता करने का मौका था और इस वजह से ये सूट या एप्लीकेशन लिमिटेशन के बाहर है। इस सेक्शन के प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन है कि इन घटनाओं के घटने से कोई सूट या एप्लीकेशन कोई चार्ज लागू करने या किसी प्रॉपर्टी को लेके किए गए व्यवहार में टाइम नहीं रुकेगी। अगर एक ए ने बी के साथ फ्रॉड किया, मैं एक्स हूँ मतलब थर्ड पार्टी, मतलब फ्रॉड का टारगेट ही नहीं हूँ, मैंने पैसे देके प्रॉपर्टी खरीदी है, मुझे फ्रॉड हुआ था ये भी पता नहीं था और मुझे कोई आशंका भी नहीं थी प्रॉपर्टी खरीदने के समय कि कोई फ्रॉड हुआ था, तो मेरे जैसे थर्ड पार्टी को नहीं मिलेगा कोई डिस्काउंट। 2. जब बी ने ए से प्रॉपर्टी खरीदा तब मिस्टेक हुआ था, लेकिन अब मैंने प्रॉपर्टी खरीदा है बी से। मैं जब प्रॉपर्टी खरीद रहा था तब मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा मिस्टेक हुआ था, ना ही कोई कारण था मुझे ऐसा सोचने का, तो मेरे जैसे पार्टी को नहीं मिलेगा कोई डिस्काउंट। 3. जब बी ने ए से प्रॉपर्टी खरीदने को कहा तब उस प्रॉपर्टी को लेके एक डॉक्यूमेंट था जो बी ने ए से छुपाया। मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, अब मैं एक्स हूँ, मुझे नहीं पता था कोई डॉक्यूमेंट छुपाया गया था, ना ही कोई कारण था ऐसा सोचने का, तो मेरे जैसे पार्टी को नहीं मिलेगा कोई डिस्काउंट। सेक्शन 17(2) के हिसाब से मैंने ए के खिलाफ सूट फाइल किया था पैसों के लिए, जजमेंट मेरे हित में आया था तो मैं बन गया जजमेंट क्रेडिटर और हारने की वजह से और कोर्ट ने निर्धारित किया जजमेंट में, इसके लिए ए बन गया जजमेंट डेटर। मेरे उस जजमेंट को अमल में लाने के लिए ए से पैसे मांगने के लिए एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करने का लिमिटेशन ख़त्म हो रहा था 1 जनवरी 2000 को आर्टिकल 136 के हिसाब से, लेकिन 2 जनवरी 2000 तक ए ने मुझे ज़बरदस्ती या फ्रॉड करके रोका एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करने से, तो जब तक ए ने मुझे रोका इतने दिन की छूट मिलती है मुझे एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करने। सेक्शन 17(2) के लिए एक प्रोवाइजो है कि जिस दिन ये ज़बरदस्ती रुकी या फ्रॉड का पता चला उसके अंदर बी को फाइल करना ही होगा एप्लीकेशन। सेक्शन 18 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है
इसके हिसाब से। मैंने एक फ्लैट खरीदा है। आखिर में 1 जनवरी 2000 को पता चला कि मैंने बिल्डर को 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। अगर बिल्डर मुझे पैसे न लौटाए तो मेरा उसके खिलाफ सूट फाइल करने का लिमिटेशन होगा 2 जनवरी 2003 तक, 3 साल के हिसाब से। 1 जनवरी 2002 तक बिल्डर ने पैसे ही नहीं दिए, तो मैंने 2 जनवरी 2002 को लेटर लिखा बिल्डर को कि ऐसा ऐसा है, मेरा 1 लाख वापस करो। तो 2 फरवरी 2002 को बिल्डर ने मुझे लेटर लिखा कि हाँ, मुझे देने हैं तुमको 1 लाख रुपए, थोड़ा समय दे दो, मैं लौटा देता हूँ। ये लेटर को बिल्डर ने साइन भी किया। बिल्डर के इस एडमिशन यानी स्वीकार करने के वजह से मेरे लिए लिमिटेशन अब 2 जनवरी 2000 को नहीं, लेकिन 3 फरवरी 2002 से 3 साल होगा। सेक्शन 18(2) के हिसाब से बिल्डर ने रिप्लाई के लेटर में तारीख भी लिखा था 2 फरवरी 2002 का। अगर वो डेट नहीं लिखता तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से कोर्ट में मुंह से कहलवा सकते हैं बिल्डर से कि रिप्लाई का तारीख क्या है, लेकिन रिप्लाई में क्या लिखा है वो नहीं कहलवा सकते। इस सेक्शन को ध्यान में रखते बिल्डर ने अगर रिप्लाई में क्यों ये 1 लाख उसने मुझे दिए हैं, ये पैसे वापस देने का टाइम अभी नहीं आया, या ऐसे भी कहा होता कि वो मुझे पैसे वापस ही नहीं करेगा, या बिल्डर ऐसा कहे कि सेट ऑफ में मुझे उसे 50,000 देने थे, या फिर अगर बिल्डर किसी और को भी लिख के बता देता कि उसे मुझे पैसे देने हैं, तो भी काफ़ी है मेरे लिए टाइम बढ़ाने। साइन बिल्डर खुद भी कर सकता था या उसका कोई अधिकृत एजेंट भी कर सकता था। किसी डिक्री या ऑर्डर के अमल बजावनी के लिए फाइल किया एप्लीकेशन किसी प्रॉपर्टी या अधिकार के लिए फाइल किया एप्लीकेशन के अंदर नहीं आएगा। इस सेक्शन 18 के लिए पैसे ही नहीं, जैसे मेरे केस में था, लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी या अधिकार के लिए हो सकता है किसी सूट या एप्लीकेशन फाइल करने के लिमिटेशन के लिए।